हाँ भाई बैठ जाए फटाफट। लास्ट कल क्या छोड़ा था लिखा हुआ? जो अंदर बैठे हैं वो कॉपी निकाल लो और लिखना शुरू कर दो, जो कल क्वेश्चन छोड़ा था वहां से, बाकी अपने आप आ जाएंगे। कल आपने वाचन कौशल पर बात की थी, उसको लिखना शुरू कर दो। क्या लिखा था लास्ट? बस यही बताए थे? ठीक है, लिखना शुरू करें। आदर्श वाचन में आपने कथन लिख दिया था। हाँ भाई, हेडिंग डालो अनुकरण वाचन और लिखना शुरू करो। अनुकरण वाचन में लिखना है, डिटेल लिख दी क्या? कौन सा वाचन, संवेद वाचन कब किया जाता, सब लिखा हुआ है। अनुकरण वाचन लिखो। आदर्श वाचन में एक ही स्टेटमेंट आता है, वो आपने लिख दिया, शिक्षक करता है। अनुकरण वाचन में लिखिएगा, लिखे अनुकरण वाचन सदैव छात्र करता है। अनुकरण वाचन सदैव छात्र करता है। अनुकरण वाचन सदैव छात्र करता है। इसमें लिखिएगा आगे, एक कक्ष में अध्यापक पढ़ाने के उपरांत, एक कक्ष में अध्यापक पढ़ाने के उपरांत। हाँ, सबसे पहले हमने लिखना शुरू किया अनुकरण वाचन, और इसमें लिखा है कि अनुकरण वाचन हमेशा छात्र करते हैं। इसी में कंटिन्यू करें, एक पाठ पढ़ाने के उपरांत, एक कक्ष में पाठ पढ़ाने के उपरांत शिक्षक उच्चारण अभ्यास हेतु, शिक्षक उच्चारण अभ्यास हेतु, उच्चारण अभ्यास हेतु एक एक छात्र को खड़ा करके, एक एक छात्र को खड़ा करके उच्चारण अभ्यास करवाता है। उच्चारण अभ्यास करवाता है। इसे व्यक्तिगत अनुकरण कहते हैं। इसे व्यक्तिगत अनुकरण कहते हैं। दूसरा, लाइन चेंज करके लिखें, संवेद वाचन। संवेद वाचन संवेद वाचन, और लिखिएगा संवेद वाचन का अर्थ सामूहिक वाचन से है। संवेद वाचन का अर्थ सामूहिक वाचन से है। सामूहिक वाचन से है। इसका प्रयोग छोटी कक्षाओं में, इसका प्रयोग छोटी कक्षाओं में बालकों की बोलने संबंधी, बालकों की बोलने संबंधी, बोलने संबंधी झिझक को दूर करने के लिए
बोलने संबंधी झिझक को दूर करने के लिए किया जाता है। बोलने संबंधी झिझक को दूर करने के लिए किया जाता है तथा उच्च कक्षाओं में उच्च कक्षाओं में उच्च कक्षाओं में कविता पाठ का अभ्यास करवाने हेतु कविता पाठ का अभ्यास करवाने हेतु किया जाता है जिससे बालकों में उचित यति गति लय ताल आदि का विकास हो जाता है। उसके बाद लिखिएगा मौन वाचन। हेलो, थोड़ी स्पीड को बढ़ा देना। हेलो हेलो, हेलो, हाँ भाई। आप लिखिएगा मौन वाचन। मौन वाचन मौन वाचन और लिखिए मौन वाचन में मौन वाचन में लिखिएगा मौन वाचन का प्रारंभ मौन वाचन का प्रारंभ कक्षा 3 से तथा कक्षा 3 से तथा कक्षा 3 से तथा इसका प्रभावी रूप कक्षा 6 से माना गया है। इसका प्रभावी रूप कक्षा 6 से माना गया है। 6 से माना गया है। ब्राइन ने अपनी पुस्तक ब्राइन ने अपनी पुस्तक द साइलेंट रीडिंग में लिखा कि द साइलेंट रीडिंग में लिखा कि साइलेंट रीडिंग में लिखा कि मौन वाचन की क्रिया को मौन वाचन की क्रिया को
मौन वाचन की क्रिया को प्रभावी होने में 3 वर्ष का समय लगता है। 3 वर्ष का समय लगता है। किशन जी, आपको अनुकरण वाचन के प्रकार मैंने लिखा दिए, शायद या तो आप देर से पहुंचे या मैंने कथन थोड़ा सा पहले लिखा के फिर नाम लिखाए। लिखा दिए कि लिखाने अनुकरण वाचन के लिखा दिए? आप शायद मेरे हिसाब से लेट पहुंचे। पहला कथन जो लिखा है मैंने अनुकरण में वो देखना आप। मैंने वो लिखा है कि जब एक बालक को खड़ा करके पाठ का अभ्यास करवाया जाता है उसे व्यक्तिगत अनुकरण कहते हैं, और दूसरा अलग से समवेत लिखाया है ना। हो सकता है आप थोड़े से देर आए हो, तब तक गवाह कोर्ट पहुंच चुका था। लिखिएगा आगे। नंबर 1 लिखे, द्रुत मौन वाचन। द्रुत, लाइन चेंज करके द्रुत मौन वाचन। द्रुत मौन वाचन में लिखिएगा, द्रुत मौन वाचन में पाठक तेज गति से वाचन की क्रिया करता है। तेज गति से वाचन की क्रिया करता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, मनोरंजन की कहानियां आदि पढ़ी जाती है। लाइन चेंज करके इसी में लिखिएगा, पाठ्यक्रम का दोहराव हमेशा द्रुत मौन वाचन का हिस्सा है। पाठ्यक्रम का दोहराव हमेशा द्रुत मौन वाचन का हिस्सा है। द्रुत मौन वाचन का हिस्सा है। उसके बाद में लिखिएगा गंभीर मौन वाचन। गंभीर मौन वाचन। गंभीर मौन वाचन, इसमें लिखिएगा, एक बालक बिना उच्चारण के पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण करते हुए वाचन करता है। अर्थ ग्रहण करते हुए वाचन करता है। अब लिखिएगा मौन वाचन के लाभ। मौन वाचन के लाभ, नंबर 1 लिखे, अवकाश के समय का सदुपयोग है। अवकाश के समय का सदुपयोग है। दूसरा लिखिएगा, बालक में एकाग्रता का भाव बढ़ता है। बालक में
एकाग्रता का भाव बढ़ता है। तीसरा लिखिएगा, शारीरिक ऊर्जा की बचत होती है। शारीरिक ऊर्जा की बचत होती है क्योंकि इसमें केवल आंखें और मस्तिष्क सक्रिय होते हैं। आंखें और मस्तिष्क सक्रिय होते हैं। ये 3 लाभ है। सीधा का सीधा कथन कारण का सवाल पूछा हुआ है तो थोड़ा देख के जाइएगा। अवकाश के समय का सदुपयोग का मतलब है जैसे कहीं पर बैठे हो बिल्कुल खाली हो, यहाँ पर बैठे हो जैसे ब्रेक होता है तो अवकाश है तुम्हारा। इस समय को तुम यूटिलाइज कैसे कर सकते हो? चुपचाप बैठकर पढ़ करके। ऐसे नहीं चिल्ला करके पढ़ोगे, चिल्ला कर पढ़ोगे तुरंत पड़ोसी आपको मना कर देगा कि भी ऐसे बात नहीं करनी, ऐसे नहीं बोलना है, मैं नहीं सुन सकता। वैसे अवकाश के समय का सदुपयोग थोड़ा कठिन होता है। एक थोड़ा सा ध्यान रखा करें, कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ें सुधरेगी नहीं मुझे पता है, तब तक सिलेबस हो जाएगा। 4:15 या 5:15, 6:15 जब भी होता है, एट ए टाइम का मतलब होता है क्लास उस समय शुरू होती है। फिर तुम भागते दौड़ते आते हो, एक लाइन भी पीछे छोड़ते हो तो एक तो क्या होता है कि तुम टॉपिक से हट जाते हो। फिर अरे मुझे पता था टेस्ट है, इसीलिए मुझे पता मेरी क्लास कम थी 1 घंटे, बाकी मैं उसी से, मुझे पता टेस्ट जो तुम्हें पता अब चलता वो पता हमें 5 दिन पहले होता, वो मुझे पता, मैं समझता हूँ। अब जो बच्चे बाहर गए हैं, जो लास्ट में आए थे, वो ये मानता वो लास्ट तक पेपर को अटेम्प्ट कर रहे थे, और जो आराम से पहले घूम घाम के आगे वो ये थे जिन्होंने पेपर बाद में देखा, पहले गोले किए थे। पेपर तो घर जाके देख लें, कोई समस्या नहीं, पेपर अपने पास में ही है। और कुछ आदतन बच्चे ऐसे होते हैं, 10% हर कक्षा में बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी हालत में उठते ही नहीं है। उनको पड़ोसी चेक करता है कि जिंदा है कि नहीं, 4-5 घंटे वो वहीं बैठा रहता है। वो उनकी शुरू से प्रवृत्ति है। तो कोशिश करें आप, मैं नहीं कह रहा हूँ आए, क्योंकि 40 साल तुमने घर वालों का कहना नहीं माना है तो अब मेरी बात कहाँ मानोगे तुम। फिर भी कोशिश करें कि एट ए टाइम पहुँच जाए। इससे क्या होता है, एक तो क्लास की तारतम्यता खराब नहीं होती है, दूसरा अगर 2 लाइन भी लिखा देते हैं उसके बाद में तुम सोचते हो अगला बिंदु जब लिखाएंगे तब मैं लिखूंगा, और जब तक मैं लिखाता हूं तब तक तुम असामाजिक तत्व बन जाते हो पड़ोसी के लिए। उसको कभी कुछ पूछोगे, कभी और करोगे इधर उधर। तो थोड़ा प्रयास करें, क्योंकि 4:15 अगर टाइम है, 5 बजे है, तो मुझे एट ए टाइम यहां से बोलना शुरू करना पड़ता है। सीधी सी बात ही है। अगर तुम्हें तो कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे जवाब देना पड़ता। आप 2 मिनट क्या कर रहे थे? 2 मिनट नहीं है, तुम 500 बच्चे बैठो, ये 1000 मिनट है, ध्यान रखना है। तो थोड़ी कोशिश कीजिएगा। और बुढ़ापे में ऐसे ढलान है, दौड़ते दौड़ते कभी लग वग गई तो लेने के देने पड़ते हैं, तो आराम से आए, टाइम से बैठ जाएं। हाँ भाई, हाँ बुढ़ापा नहीं है भाई, उससे भी आगे हो तुम। आओ इधर। मौखिक कौशल, अवकाश के समय का सदुपयोग करें। पानी की बोतल पास में रखा करें, पिए आराम से, अच्छे से। इतना भी नहीं पिए कि बार बार इधर उधर होना पड़े, लिमिटेड पिया करें। हाँ भाई, और नहीं तो यहाँ ऊपर से इतने ये साउंड वाले छेद दिख रहे हैं, यहाँ से कोई पाइप छुड़वा दे तुम्हारे लिए पानी के। मुंह फाड़ के ऊपर देखा, पानी पिया, फ्री काम, बाहर जाने के रामायण खत्म। अरे अभी तो कुछ नहीं, सर्दियों में बच्चों की दिक्कत हो जाएगी, बैठेंगे नहीं, कुर्सियां सिर पे लेके बैठेंगे, ठंड लगेगी। आओ भाई, मौखिक कौशल का सबसे पहला कथन मैं कल ही बता चुका हूं आपको। दोनों कथन आपको अच्छे से पता है। एक तो मैंने आपको मित्रों लिखाया, ये प्रधान कौशल है, और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि ये जो कौशल होता है ये आपके भाव अभिव्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाव अभिव्यक्ति का आधार यही कौशल होता है, ये याद रखिएगा। अब देखो, ये कौशल तुम्हें स्कूल जाने से पहले तुम्हारे अंदर विकसित हो चुका था, इसलिए इसको लंबा चौड़ा खींचने या इधर उधर की बातें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 2 बातें पता होनी चाहिए, एक तो प्रधान कौशल होता है, एक भाव अभिव्यक्ति कौशल होता है। अब आपको स्कूल में बोलना सिखाया नहीं जाएगा, तुम्हें बोलना आता है, लेकिन कुछ बच्चों में
अभिव्यक्ति के गुण विकसित नहीं होते हैं। बोलना तो आता है, जैसे आप, ये अपनी क्लास तो इतनी बड़ी हो गई है कि मैं तुमसे सवाल नहीं पूछ सकता यहाँ से, लेकिन जब बैचेज तुम्हारे अलग चल रहा था या जहाँ पर आपको किसी और हॉल में बिठाया जाता है, वहाँ पर टीचर्स कम से कम जो पास में बैठे होते हैं बिल्कुल एकदम, उनसे तो सवाल पूछ ही लेते हैं। और सवाल पूछते, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि सवाल पूछते ही उनको सांप सूंघ जाता, उत्तर आते हुए भी गला सूख जाता है, चेहरे पर हवैया उड़ने लगती है, बस सब कुछ खत्म। इसका मतलब क्या हुआ? हर बार ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि उसको उत्तर नहीं आता है, उसके अंदर अभिव्यक्ति का कौशल विकसित नहीं हुआ है या उसके लिए वो तैयार नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। तो उत्तर जब आए, कई बार आता हुआ उत्तर गलत हो जाता है, कई बार आते हुए उत्तर की अपन अभिव्यक्ति नहीं दे पाते हैं। कई बार आपके पड़ोसी आपको कहते होंगे मुझे आ रहा था पर मैं बोला नहीं, तो आप कई बार कहते बोला क्यों नहीं, आ रहा था बोल लेता, उसको वास्तव में बोलने में हिचकिचाहट होती है। तो यही छोटे बच्चे होते हैं, बोलना तो सीख लेते हैं लेकिन कई शब्दों पर अभिव्यक्ति नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात, जब छोटी कक्षा में बच्चा जाता है उसको बोलना तो आता है लेकिन पढ़ना नहीं आता है, लिखी हुई चीजें होती है उनको पढ़ना नहीं आता है, या अभिव्यक्ति नहीं दे पाते, पढ़ना आता है तो भी। तो इसके लिए कुछ बातें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूं कि आपके मौखिक कौशल की विधियां कौन कौन सी चलती है वो सुन लो। सबसे पहले बात आती है आपके भाषण विधि की। इनको लिखापढ़ी नहीं करवाऊंगा, केवल सीधा बताऊंगा, क्योंकि नाम ही पूछा जाता केवल कि कौन सी विधि है और कौन सी नहीं, इनके बारे में कोई कथन नहीं पूछेंगे, फिर भी मैं समझाऊंगा आपको। भाषण विधि, वार्तालाप विधि, वाद विवाद विधि, कहानी कथन विधि, चित्र विधि। सुनना, भाषण, वार्तालाप, वाद विवाद, इस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा चित्र पर। बालकों में अगर तुम चाहते हो कि अभिव्यक्ति की क्षमता को तीव्र किया जाए तो सबसे बेहतर तरीका होता है चित्र। कई बच्चे क्या होते हैं, उनको एक तो जब स्कूल हम लोग गए थे तो तुम स्कूल गए थे तो तुम्हें यह पता था कि ये कूलर है, वो पंखा है, वो लाइट है, वो साउंड का सिस्टम लगा हुआ है, ये घड़ी पहनी हुई, ये पेन है, ये कमीज है। लेकिन हम स्कूल गए थे तो इन शब्दों को लिखना नहीं आता था, या लिखी हुई हम नहीं पहचान सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें लिपि का ज्ञान ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था लिपि क्या होती है। तब आपने एक छोटे बच्चे को खड़ा किया और खड़ा करके उस छोटे बालक से ये पूछा कि बेटा ये जो शब्द लिखा हुआ है ये क्या है? जाहिर सी बात है नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं आता। क्यों नहीं पढ़ना आता? क्योंकि उसको लिपि का ज्ञान नहीं है। एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कक्षा में जिसको पता तो है क्या लिखा हुआ है, लेकिन या तो उसका ये शब्द जो है वो अर्ध चेतन मन में चला गया हो। अर्ध चेतन मन तो अच्छे से जानते हो, मनोविज्ञान पढ़ा आप लोगों ने। मतलब कई बार आप करते हो ना, आप देखा हुआ तो है भाई साहब, आपका नाम याद नहीं आ रहा, मतलब भाई साहब आधे चेतन में चले गए हैं। अब भाई साहब की टांगे टांगे दिख रही, चेहरा नहीं नजर आ रहा है। और जैसे ही घोपड़े में चेहरा नजर आएगा तुरंत अच्छा, हाँ वहां मिले थे उस मेले में, तुरंत याद आ गया। और एक सोशल मीडिया की वजह से ऐसा एक समस्यात्मक बखेड़ा खड़ा हो रखा है। सब देखे देखे लगता है, अनजान तो कोई लगता ही नहीं है। क्योंकि फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर इतने चेहरे देख चुके हैं हम लोग कि सब एक जैसे ही लगते हैं। इनको भी देखा हुआ, इनको भी देखा हुआ, इनको भी देखा हुआ है, तो भाई साहब सारे देखे वही लगते हैं। अब एक बच्चा ऐसा होता है जिसने आम पढ़ा तो है, आम लिखते हैं, लेकिन वो भूल गया। तब आप क्या करें? आम का एक चित्र प्रस्तुत करें उसके सामने, ये वाला। और जैसे ये चित्र बनाया आपने, बनाते ही तुरंत प्रभाव से बालक अभिव्यक्ति देगा कि नाम का तो मुझे पता नहीं है, ये है, वो आम है, तो ये आम है, तो ये भी क्या है? आम है। अब बालक को नाम की वजह से चित्र याद नहीं है, चित्र की वजह से नाम याद है। इससे उसकी अभिव्यक्ति के गुण विकसित होते हैं। आप इस बेंच पर बैठे हो, यहां पर इस अवस्था में बैठे हो, आप स्कूल लेवल में वापस ले जाओ खुद को। एक बालक को जब उत्तर आएगा तो वो खुद को कभी नहीं रोक पाएगा। पॉपकॉर्न कैसे करता तवे पर?
वैसे बच्चा फड़कने, माँ बताओ सर मैं बताऊँ, अरे रुक जा भाई करंट का आया क्या तेरे, वैसे क्या कर रहा है। स्कूल में ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको, और कंपटीशन में भी ऐसे बच्चे मिलते हैं। पूछने के पहले मैं मना कर देता हूँ, क्लास में कोई बोलेगा नहीं, जिसको आता हाथ खड़े कर देना। हाथ खड़ा नहीं करता उससे पहले उसकी जीभ खड़ी हो जाती है, फटाक से उत्तर बोल जाता है। अच्छा आम ऐसा होता है क्या? अरे पहले सिंधु सभ्यता में आम ऐसे ही हुआ करते थे सर, इसको हटाया जाए। तो अभी तो गाय आएगी तो और भीषण आएगी, तो आप तो फिर और कुछ बताओ। हाँ ये आम सही है। अब किसी को फांसी का फंदा लग रहा, वो उसकी सोच है, क्योंकि आदमी को वही दिखता है जो उसके जहन में जरूरत होती है। अब जिसको ईमानदारी से फांसी का फंदा लगा वो जिंदगी से दाब चुका है। अगर किसी को धन की आवश्यकता है तो उसको ये धन की पोटली नजर आ रही है। वो देखो पीछे बैठे हैं, आप बाद में ले जाना इसको, है ना, क्लास पूरी होने के बाद। हाँ अरे ये एक सकारात्मक सोच की बात होती है। खैर फिलहाल के लिए तुम आम मानो, क्योंकि आप में से काफी सारे ऐसे गणित के विद्यार्थी बैठे हैं, अगर उनको मैं कह दूं ना मान लो ये जो है ये बालू है, तो वो नहीं कहेंगे नहीं है सर, माना कि है तो मान लेते हैं। तो आर्ट्स वालों तुम भी स्वीकार करना सीखो। हाँ थोड़ा कथन पर ध्यान रखें, मैं क्या बोलता हूं, मेरे को दिखा रहे थे मैं बोल देता मानो कि ये बालू है, खराब हो जाता मामला पूरा। सुनो आराम से। अब देखो आपने एक शब्द लिखा गाय, क्या लिखा? गाय। अब बच्चे से पूछा बेटा क्या है, बेटे के तो वही राम नाम सत्य है, लेकिन गाय का जैसे चित्र बना, ये गाय ही है, ध्यान रखिएगा। पहले ही मैं क्लियरेंस दे दूं इसके बारे में, कोई जवाब तलब नहीं होना चाहिए। अरे ये सिंधु सभ्यता में ऐसी ही गाय हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। और उस समय भी ये लंपी रोग आया था। हाँ भैया, अरे आप नहीं थे उस समय बेटा, दो पीछे उधर है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। ऐसे फोटो में सारी चीजें थोड़ी दिखाई जाती है। इतनी फीस में 2 टांगे ही दिखाई जाएगी गाय की, फीस और जमा करो फिर कम है। सिंधु सभ्यता की गाय आज तक देखी किसी ने? सांड देखे सिंधु सभ्यता के फोटो, गाय की फोटो मैंने पहली बार दिखाई आपको। आज तक इतिहास में भी लिखा गया कि गाय के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। गाय थी, ऐसे कोई सांड कोई डाउनलोड नहीं किया गया था। वो बैल की जो तस्वीर आती है ना, वो गाय के बिना आई नहीं है, पर उसके प्रमाण नहीं है। तो पहले तो इसको देख लो, बहुत दुर्लभ तस्वीर है, ध्यान रखिएगा। अब सुनो ध्यान से। अब जैसे ही ये गाय बताई आपने, बालक त्वरित प्रतिपुष्टि देगा, त्वरित आपको उत्तर देगा अच्छा ये तो गाय है। ठीक है, कहने का मतलब इतना सा है, हास्य को छोड़े आगे आए। कहने का मतलब इतना सा है कि एक बालक की अभिव्यक्ति को विकसित करना है तो सबसे बेहतर तरीका होता है उसको चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाए। भाषण विधि से बात करते हैं। भाषण का मतलब वही भाषण नहीं होता है जो आपके जहन में दौड़ रहा है कि गांव से पधारे गणमान्य मेहमानों, 15 अगस्त के अवसर पर भगत सिंह शहीद हो गया और ये हो गया, वो भाषण नहीं होता है। भाषण का विस्तृत अर्थ होता है बोलने के अवसर प्रदान करना, ये ध्यान रखिएगा। तो अभिव्यक्ति के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, बालकों को बोलने के अवसर प्रदान करें। उसके बाद में वार्तालाप और वाद विवाद में अंतर होता है। वार्तालाप तो होता है सकारात्मक बातचीत। मान लो कोई बात होती है जिस पर तुम छात्रों के साथ विचार लेते हो, छात्रों को विचार देते हो। और वाद विवाद होता है एक ही धारणा पर 2 अलग अलग मत, एक ग्रुप ये कहता है, एक ग्रुप कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो होता वाद विवाद। इससे भी बोलने की क्षमता विकसित होती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अंत्याक्षरी विधि, इसके अंदर अपन मान सकते हैं बढ़िया से लेकर के वाद विवाद के अंदर। क्योंकि अंत्याक्षरी विधि में क्या होता था, एक स्पेलिंग बोली जाती, दूसरी स्पेलिंग वापस बोली जाती। हिंदी में अंत्याक्षरी हालांकि अलग तरह से खेली जाती है, वर्ण पर खेलते हैं अंत्याक्षरी। छोटी कक्षाओं में वर्ण से वर्ण और बड़ी कक्षाओं में कविता की पंक्ति से वापस कविता की पंक्ति बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। कहानी कथन विधि में क्या होता है, आप चित्र का प्रयोग भी कर सकते हो और सीधा छात्रों से भी कहलवा सकते हो। मैं बोल रहा हूं, फिर पीछे पीछे तुमसे दोहराव करवा रहा हूं। मैंने एक वाक्य बोला, एक था राजा, पीछे बोले एक था राजा, एक थी रानी, पीछे बोले वापस एक थी रानी। छोटी कक्षाओं में ऐसे अपने से कई कहानियां करवाई जाती थी। तो ये आपको सीधा सीधा याद रखना, भाषण विधि, वार्तालाप विधि, वाद विवाद विधि, चित्र विधि, इन 5 विधियों के साथ में आपको लेके देखना है, ध्यान रखिएगा। तो नंबर 3
मौखिक कौशल और लिखे नंबर 1 कथन। हेडिंग डालो मौखिक कौशल। हाँ भाई, लिखिएगा, सभी कौशलों का प्रधान कौशल माना जाता है, सभी कौशलों का प्रधान कौशल माना जाता है, सभी कौशलों का प्रधान कौशल माना जाता है भाव अभिव्यक्ति हेतु उत्तम कौशल, भाव अभिव्यक्ति हेतु, भाव अभिव्यक्ति हेतु उत्तम कौशल, भाव अभिव्यक्ति हेतु उत्तम कौशल। उसके बाद में लिखिएगा मौखिक कौशल की विधियां। विधियां, इसमें लिखिएगा भाषण विधि, भाषण विधि, वार्तालाप विधि, वार्तालाप विधि, वाद विवाद विधि, कहानी कथन विधि, कहानी कथन विधि, चित्र विधि, चित्र विधि, उसके बाद में सीधा ही लिखो श्रवण कौशल, क्योंकि उसको विकास या उसके विकसित करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है, फिर भी लिख लो थोड़ा सा श्रवण कौशल। श्रवण कौशल में लिखिएगा सभी कौशलों का, सभी कौशलों का आधार कौशल, आधार कौशल लिखिएगा। श्रवण कौशल को आधार कौशल इसलिए कहा जाता है, श्रवण कौशल को आधार कौशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा सुनेगा, जैसा सुनेगा वही अभिव्यक्ति देगा, वही अभिव्यक्ति देगा, वही अभिव्यक्ति देगा तथा उसी का लेखन करता है, उसी का लेखन करता है। अब श्रवण कौशल की विधियों की बात करते हैं तो केवल श्रुत लेख विधि और कहानी विधि को इसका भाग माना जाता है,
लेकिन श्रुत लेख विधि मूलतः लेखन की होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और कहानी विधि केवल कहानी लिखे तो श्रवण की है, कहानी कथन लिखे मौखिक की है। कथन का मतलब मैं कहूंगा कहानी और तुम वापस दोहराओगे तो वो कथन का हिस्सा हो जाता है, ये याद रखना है। अब देखो, आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि आपके शिक्षण के उद्देश्य आपको पढ़ के जाने, ऐसा नहीं है कहीं। आज तक के किसी भी आरटेट 11, 12, 15 का रीट, 18 का रीट, 21 का रीट, कहीं पर भी शिक्षण उद्देश्य का नाम कभी लिखा हुआ नहीं आया। इसका मतलब यह कि उद्देश्य तुम्हें इस बार भी पढ़ के जाने हैं, लेकिन उद्देश्यों में पढ़ोगे क्या, वो मैं आपको जो सीधे पॉइंट लिखा रहा हूं, उसके अलावा किसी प्रकार की रामायण को इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। और एक सवाल जो एक छात्र का निश्चित रहता है, उसकी बात मैं पहले कर लेता हूं, क्योंकि अभी तो फिलहाल जैसे मैं मौका ही नहीं देता हूं तुम लोगों को कि कुछ पूछा जाए। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूं, क्योंकि आपकी क्लास के ठीक बाद में मेरी जालोरी गेट क्लास लगती है, तो 15 मिनट का गैप होता है, मेरा समय 15 मिनट मुझे लग जाता है, मैं निकल जाता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी बच्चे के जहन में ये होगा कि ये आदमी पकड़ में आए तो इससे पूछें कि किताब कौन सी लाएं, शिक्षण विधियों की बढ़िया किताब बताओ। तो अगर बढ़िया किताब पढ़नी थी तो आप यहां गलत जगह बैठे हो, ये ध्यान रखना है। आपको कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है, इसका आप आराम से मस्त तरीके से। बाकी तो मैं कभी मेरी क्लास में कभी भी ना तो मैं व्याकरण पढ़ाते हुए मैंने ये बोला कि मैं गारंटी ले रहा हूं या मैंने लिखा दिया वो, उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा मैं कभी बोलता ही नहीं हूं। क्योंकि हिंदी वो अथाह सागर है जहां पर मोती कहीं से भी निकाला जा सकता है, ध्यान रखिएगा। व्याकरण क्या, मैं कभी साहित्य पढ़ाते, काव्य शास्त्र, कहीं पर ये नहीं बोलता हूं कि ये आएगा बस उसके बाहर कुछ नहीं। हाँ, विधियों में तुम्हें थ्योरी या कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तुम बिंदास चले जाना, बशर्ते अभ्यास के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा, यह ध्यान रखिएगा। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। साइकोलॉजी के गुरुजी आपको 500 घंटे पढ़ा के चले जाए, फिर भी अगर प्रैक्टिस नहीं की तो बर्बाद है सब। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब वो कहां से करते हो वो तुम्हारा विवेक है, फिर भी बात करेंगे लास्ट में जाते हो कि अभ्यास कहां से करना चाहिए। तो अब चिंता मुक्त रहें। बेसिकली पहले ही बता दूं, 2010 से 20 तक के सीटेट के पेपर जरूर देखें, एक बार मिल जाते हैं बहुत आराम से। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मोस्टली अपने प्रश्न जो आते हैं वो सीटेट बेसिस आते हैं पेपर। जो आज से 4-5 साल पहले सीटेट में पूछा गया था वो घसीट के लाके अपने याद दे रहा है। तो बस वही है, दिल्ली का जो खारिज माल हो रखा वो राजस्थान में बिक रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो पढ़ा करें, काम हो जाएगा। बाकी खैर भविष्य की गर्व की बातें हैं, प्रश्न कैसे आएंगे हम इतना सा कर सकते हैं कि आपको कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बिंदास पढ़ो तुम, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी आता है, नहीं सर तो भी बता दो एक बार, तो एक बार बताने में कौन सा मजा आएगा, आराम से पढ़ो तुम। हाँ भाई, आ जाओ। भाषा शिक्षण के उद्देश्य बताइएगा कितने होते हैं। जो बुजुर्ग लोग सो रहे हैं वो आराम से एक बार उठ जाएं, अब कमर ठीक हो गई आपकी, ऐसे ऐसे यूं यूं फैल के सो रहे हैं, थोड़े ऐसे एक्टिव रहा करें, ऐसे हड्डियां ऐसे ही हो गई तो मामला खराब हो जाएगा। बताएं उद्देश्य कितने होते हैं शिक्षण के? 3। कौन कौन से सर? चलो ठीक है। बेसिकली उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपने बताया गलत नहीं है, उत्तर सही नहीं है आपका, आपने बताया उद्देश्यों की बात है। उद्देश्य मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामान्य उद्देश्य, क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य। और दूसरा होता है साथियों विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 2 चीजें पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान रखिएगा। सामान्य उद्देश्य की बात करें तो सामान्य उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, इस पर बात करने से पहले पहला सवाल आपसे है, एक बालक में सामान्य उद्देश्य विकसित करना कठिन होता है या फिर विशिष्ट उद्देश्य विकसित करना कठिन होता है? कौन से? सामान्य। क्यों भाई? सामान्य उद्देश्यों का विकास हमेशा किसमें होता है? छोटे बालकों में करना पड़ता है।
भाई आधारभूत जो बच्चे होते हैं उन्हीं में तो सामान्य उद्देश्य डालेंगे। तो उनको समझाना, उनको सिखाना अपेक्षाकृत बड़ों के क्या होता है, कठिन कार्य होता है। जैसे मैं आपको टीचिंग मेथड्स पढ़ा रहा हूं, ये शिक्षण विधियां अगर आपके साथ जोड़ के सेकंड लेवल हिंदी को पढ़ाई जाए तो मेरी मानसिकता यह रहती कि शायद उनको हर छोटी बात बताने की आवश्यकता नहीं, ये मैं मानता हूं, क्योंकि तुम अलग अलग विषय का हो, उसके बाद तुम्हारा तजुर्बा भी शिक्षा में कम है उनसे, और चूंकि फिर हिंदी विषय से संबंध है कि नहीं वो भी नहीं पता है, तो वो सेकंड लेवल प्रॉपर हिंदी के तो वो हिंदी के, तो उनको और अच्छे से और मैं सरलता से समझा सकता हूं। वहीं अगर ये विद्या मैं सेकंड ग्रेड, प्रॉपर सेकंड ग्रेड के लिए जाता हूं, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी बैच को पढ़ाने के लिए, तो शायद मेरे लिए और ज्यादा सरलता रहती है, क्योंकि वो बच्चे फिर प्योर हिंदी से आते वापस। तो कहने का मतलब क्या है, जितना छोटे स्तर पर जाओगे उनको पढ़ाना उतना ही कठिन होता है। बच्चे तुमसे क्यों, कैसे, ये क्यों नहीं, वो ही क्यों, वो नहीं तो ये क्यों, ये नहीं तो ये क्यों, ये ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, इतने भीषण सवाल पूछेंगे, आपको लगेगा गलत चयन कर लिया, टीचर बनना ही नहीं था मुझे। बच्चे तो बच्चे होते, खैर तुम कभी ये थोड़ी पूछते हो का ऐसे ही क्यों लिखा जाता है। अब तुम प्राइमरी स्कूल में जाओगे, बच्चे ने अगर आपसे पूछ लिया कि गुरुजी एक सवाल पूछूं, मारो नहीं तो, बोला पूछ बेटा। अब गुरुजी ने ये सोच के बैठे हैं, गुरुजी के क्या पूछेगा, कल परसों का बच्चा है, पूछा गुरुजी का ऐसे ही क्यों लिखा जाता। गुरुजी सोच में पड़ जाए, 40 सालों में मैंने नहीं सोचा ये तो ऐसे क्यों लिखा जाता है। हालांकि इसका कोई कारण नहीं होता है, ये तो मैंने एक उदाहरण बताया, इसका कोई कारण नहीं, लिपि का रूप ऐसे ही तो अपन ऐसे ही लिखेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो छोटे बच्चों में उद्देश्यों का विकास करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो सामान्य उद्देश्य में आता क्या है वो ध्यान रखिएगा। एक बच्चे को उच्चारण सिखाना, उच्चारण सिखाने का मतलब केवल किताब पढ़ना नहीं सिखाना, उच्चारण के कई सलीके होते हैं, क्योंकि किसी भी बात का अर्थ शब्दों पर निर्भर करता है या शब्दों के साथ चेहरे के भाव पर निर्भर करता है। मैं कोई कथन बोलता हूं, क्या मेरे कथन का अर्थ सीधा ही निकल जाएगा या फिर मेरे उच्चारण में हुए बलागात और मेरे चेहरे की जो भाव भंगिमा है उस पर आधारित है, सब कुछ चलेगा। भाई पीके मूवी में आमिर खान ने क्या कहा था, उस जेल के दृश्य को याद करो, उसने क्या कहा था। सबसे पहली बात तो मैंने आपके साथ की थी, उसने कहा हमारे गोले पर कानू भाषा ही नहीं है, माइंड से बतियाते सारे के सारे लोग। उसके बाद में उसने कहा कि यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बोला क्या, यहां पर शब्द के साथ साथ आदमी के एक्सप्रेशन पर ध्यान देना पड़ता है, तभी जाके अर्थ समझ में आता है कि अगला कहना क्या चाह रहा अपने से। और उसने अच्छा वाला उदाहरण देकर के बताया, अच्छा अच्छा, तो यहां अर्थ बदल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, सामान्य उद्देश्य में बालक में आप ये गुण विकसित करते हो कि एक शब्द का उच्चारण कैसे करना है, ताकि आपके उसके शब्द का वेटेज बढ़ जाए, आपके बात का बल बढ़ जाए। आप किसी से पैसे उधार मांग रहे हो, अब जाके उसको बोलो ले फटाफट 500 रुपए लाओ। अरे फटाफट कौन सा हफ्ता लेना है क्या, तो नहीं मेरे को चाहिए। अरे ऐसे कैसे चाहिए, है ही नहीं मेरे पास में। और वहीं पर आप एक बीमारू मनहूस चेहरा बना के जाओ उसके सामने, भाई मर रहा हूं मैं तो बस, ले दे के तू ही है, तू नहीं तो 500 रुपए ही दे दे बस। और फिर वादे बताने पड़ते हैं, मैं कल दे दूंगा, कल बस में आ जाएंगे, फलाना आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, फोन पे नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। 20 बातें चेहरे के भाव के साथ देते हो, तब जाकर के आदमी 500 का इन्वेस्टमेंट करता अपने ऊपर में। मतलब क्या हुआ, आपने बात तो वही 500 रुपए ही मांगे थे। अरे बातों का, शब्दों का लहजा बड़ा खतरनाक होता है, हिंदी शब्दों का ही खेल है सारा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में कविता पढ़ रहे हो, कविता बोल रहे हो, तो काव्य कैसे बोला जाता, काव्य का उच्चारण कैसे होता है, वो चीजें भी बालक में विकसित करनी पड़ती हैं। ऐसे कई बच्चे होते कविता को गद्य की तरह पढ़ लेते हैं, अर्थ ही नहीं निकलेगा कोई। तो सामान्य उद्देश्य में शुद्ध उच्चारण सिखाया जाता है, उच्चारण में आरोह अवरोह लय ताल गति यति इन सब का ज्ञान करवाया जाता है। किस शब्द पर बलाघात करना है, किस पर नहीं करना है, शब्दों का शुद्धिकरण क्या है, शब्दों का मानकीकरण क्या है, शब्द का सही रूप क्या है, इन सब चीजों की बोले तो भाषा का आधारभूत ज्ञान कहाँ करवाया जाता है, सामान्य उद्देश्य में, ये याद रखिएगा। दूसरी बात,
देखो, आप हिंदी में पढ़ के चलते हो, आपको बताया जाएगा आगे प्रेजेंटेशन जब प्रस्तुतिकरण पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको। आप हिंदी में कविताओं में ये पढ़ते हो कि इस कविता में ये रस है, इसमें वीर रस है, इसमें श्रृंगार रस है, इसमें ये है। तो ये रस की अनुभूति केवल शब्दों से नहीं होती है, रस की अनुभूति उच्चारण पर भी निर्भर करती है। उच्चारण, आपको एक कथन लिखाऊंगा मैं हरबटीय पद्धति में प्रस्तुतिकरण में, कि प्रस्तुतिकरण पाठ की आत्मा होती है। तुम्हें मैं अभी विधियां पढ़ा रहा हूं, 20-25 घंटे का पोर्शन होता, ज्यादा कोई नहीं है, मैक्सिमम 20 से 25 पेज भरेंगे। तुम अगर सोच लो और ठान लो तो 25 दिन में एक पेज को एक बार लिखो, तो 25 दिन में 25 पेज को कितनी बार लिखोगे? 25 बार आदमी लिख लेगा। तो मुझे लगता है 25 बार अगर तुम बात को लिख दोगे तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है जो याद नहीं होती है। पर याद कर लेना पढ़ाने का हिस्सा नहीं है, उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, प्रस्तुतिकरण कहां से लाओगे, प्रेजेंटेशन पाठ की आत्मा होती है, ध्यान रखिएगा। अब वीर रस का दोहा सुना रहे और बच्चे अगर क्लास में हंस रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा प्रेजेंटेशन असफल है, ध्यान रखिएगा। तुम हास्य रस का दोहा सुना रहे हो और बच्चे अगर ऐसे शांत होके बैठे हैं, किसी के चेहरे ऐसे करुणा में बैठे हुए, दया दरिद्र चेहरे जैसे लग रहा सब कुछ लुट चुका है, इसका मतलब तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मतलब जो मैं बात बोल रहा हूं, अगर यहीं पर अभी एक गीत चला दूं मैं, ए मेरे वतन के लोगों, तुरंत प्रभाव से तुम्हारे सबके चेहरे गंभीर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी में इतना मतलब प्रखर करुणा है, उसमें दर्द है, उसमें तकलीफ है कि हमें नहीं चाहते हुए महसूस होगी, अपने रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसको तुम दिन में 10 बार सुन लो फिर भी होता है वो, ये होता प्रेजेंटेशन। तो ये बच्चों में गुण विकसित करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। आगे आपको उदाहरण देके बताऊंगा कहानी के मार्फत की प्रेजेंटेशन क्या होता है। अब सुने विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य बीएड की डायरी याद करो, अगर याद आ रही है तो, लेसन प्लान वाली, आर्यन दैनिक पाठ योजना की डायरी, वही वाली जो किसी ने नकल मार के बनाई, किसी ने क्या, लगभग 99% मारवाड़ी आदमी तो नकल से ही बनाता है, क्योंकि हम तो कॉलेज ही वही चुनते हैं जहां जाना नहीं पड़े। लेकिन आजकल के बच्चों में एक उल्टा क्रेज है। आर्ट्स वाले बेचारों ने फिल्मों में कॉलेज देखी है, ये शायद आपके भी रहा हो, जब मेरे रहा तो आपके भी रहा होगा कभी। जब स्कूल में थे तब लगता था ऐसी कोई कॉलेज लाइफ हमारी भी होगी। जब मैहुना मूवी देखी थी तब लगा था नहीं ऐसी कॉलेज अपनी भी होगी। फिर पता चला जेएनयू में प्राइवेट फॉर्म भरवा दिए घर वालों ने, और प्राइवेट का मतलब होता कभी मुंह ही नहीं देखना एग्जाम के अलावा। गए तो जसवंत हॉल में एक पंखा था, इसकी एक पंखी यहां से लेके यहां तक थी। चालू किया गया था जब एग्जाम शुरू हुआ, और पंखा चला तब जब एग्जाम खत्म हुआ। कभी जाके देख लेना जसवंत हॉल, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, अगर कोई बैठा हुआ आर्ट्स फैकल्टी में जाके देखा हो देख लेना। वो पंखा वो है, ये तो पंखियां हैं छोटी छोटी, उसका एक पंखा यहां से लेकर के कैमरे तक लंबा है, और वो चलता का मेरे बोलता ज्यादा ऐसे 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 आराम से जो चक्की की तरह घूमता है। तो ये ध्यान रखना है। तो विशिष्ट उद्देश्यों में वो चीजें आएगी जो आपने उस डायरी में छापी थी। याद करो, आपने लिखा था ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, रुचियात्मक उद्देश्य, अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य। वो वाले उद्देश्यों की बात करूंगा। ब्लूम के उद्देश्य अलग पड़ेंगे जो आपने बताए थे, है इसी का हिस्सा, लेकिन उनको तीनों को अलग पढ़ेंगे। जहां ब्लूम, कर्तवाल, मसीहा और सिंपसन आते हैं वो अलग पढ़ाया जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले सुने ज्ञानात्मक की बात। अब पहले सुन लो इससे सवाल क्या आएंगे। आपको एक सीधा कथन देगा कि व्याकरण की समस्त प्रणालियां या व्याकरण का ज्ञान किस उद्देश्य के अंतर्गत दिया जाएगा। आपको उत्तर देना किसका, क्या ना। एक बालक सुनकर के अर्थ ग्रहण कर लेता है, किस उद्देश्य में, कौशलात्मक उद्देश्य में। एक बालक कविता लिखना सीखता है, किस उद्देश्य में, रुचियात्मक उद्देश्य में। एक बालक बड़ों का सम्मान करना सीखता है, किस उद्देश्य में, अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य में। एक बालक अनावश्यक वस्तुओं से आवश्यक वस्तुएं बनाना सीखता है, किसमें, सृजनात्मकता में। आरटेट 2012 में लास्ट बार ज्ञानात्मक उद्देश्य से गद्य विधा का सवाल पूछा गया। तो उसके बाद 2 सवाल आए थे, लेकिन गद्य विधा से पूछा गया लास्ट सवाल था। आरटेट 2012 में सवाल आया था
कि एकांकी के तत्वों का विवेचन किस उद्देश्य में होगा, तो तुम्हारे गद्य की जितनी भी बातें करोगे सारी बातें किस में जाएगी, ज्ञानात्मक। तो नंबर 1 सुने, ज्ञानात्मक में क्या होगा। फिर मैं आपको 18 का पेपर और 18 का लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों से जोड़ के एक सवाल बताता हूं, सवाल क्या आया था वो सुनना। नंबर 1 बात सुने, ज्ञानात्मक उद्देश्य में मित्रों सबसे पहली बात आपको किसका ज्ञान करवाना है, भाषा तत्वों का ज्ञान है। भाषा तत्वों का मतलब होता है कि जो आप भाषा बोल रहे हो बनी कैसे है, कैसे आई भाषा। सबसे पहले भाषा में क्या आई थी, आवाज, ध्वनि। क्या आई थी, ध्वनि नहीं ध्वनि। ये ग्रामीण पुट छोड़ देना क्योंकि तुम मास्टर बनोगे। अगर ऐसे ही ध्वनि रही तो 15 साल बाद में मुझे फिर से रीट के एक बैच में ध्वनि को पढ़ाना पड़ेगा। ध्वनि हमने बोल दिया, आप सुधारें। ध्वनि, अपने गांव से हम लोग इतने खतरनाक उच्चारण लेके आए कि ऊपर से व्याकरण बनाने वाला भी सोचता होगा मैं क्या बना के आया और इन्होंने क्या कबाड़ा कर दिया पूरा सिस्टम। ध्वनि, शब्द, संकलाप, विकलाप, इतने भयंकर उच्चारण है बच्चों के। क्या ये क्या लिखा बेटा, बेटा यही बोलेगा सर शब्द लिखा हुआ है। अरे शब्द क्या होता है, शब्द होता है। खैर कोई नहीं, सीख जाओगे, ये तुम्हारी गलती नहीं है। एक्चुअली क्या तुम इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया बीच में, आप लोगों ने बोलते हो इंग्लिश, बोलते हो ना, 4-5 शब्द तो बोलते ही बोलते, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ओके, है ना। इसके आगे तो अपने को आती नहीं है। फिर तो ये कहते एक्सक्यूज मी अट्टी हो जे, तो फिर क्या एक्सक्यूज मी सीधा ही बोल देता। हटने को तो अपने को आता नहीं, इंग्लिश में कहे क्या। तो सबसे पहली बात सुने, भाषा तत्वों की जानकारी। मित्रों सबसे पहले बात आती है किसकी, उसका लिखित रूप क्या आया, सार्थक इकाई क्या बनी, सबसे बड़ा क्या आया, ये हो गई तुम्हारे अंदर क्या, भाषा। अब सुनो ध्यान से, सवाल पूछ सकता है कि एक बालक में भाषा का निर्माण हो जाता है शब्द पर, वर्ण पर, ध्वनि पर या वाक्य पर। शब्द सुनना, सुन लो पहले, सुन लो। शब्द भाषा की सबसे छोटी अर्थ देने इकाई इकाई है। ऐसी छोटी से छोटी इकाई है जिसका कोई ना कोई एक क्या निकलता है, अर्थ। वर्ण का कोई अर्थ और ध्वनि का कोई मुद्दा ही नहीं है। अब आओ प्रश्न पर, आपके अंदर भाषा का विकास कहां हुआ। चारों विकल्प है, कोई अलग अलग देने की आवश्यकता नहीं, 4 ही शब्द है, 4 ही अपने पास में विकल्प है। बता दो कहां पर अपने अंदर भाषा का विकास कहां पे हो गया था। वाक्य में, शब्दों से। चलो शब्दों से कौन कौन मानता है कि भी शब्दों में भाषा का विकास हो गया था। डरे नहीं, मैं हाथ नहीं काटूंगा, ना ही तो तुम ठाकुर और ना ही मैं गब्बर हूं, तुम हाथ उठाओ आराम से, ठीक है। अब बताओ कौन कौन मानता है कि वाक्य के अंतर्गत अपने अंदर भाषा आती है। शाबाश। अब ऐसा कौन विद्वान है जो ये मानता कि ध्वनि और वर्ण में भी कोई जुगाड़ हो सकता है। आपको आगरा जाने की जरूरत है, सुनो आराम से, ताजमहल देखने के लिए। हाँ, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि उस समय लोग कितने क्रिएटिव थे। भाई ये सोचो कि उस समय मशीनरी नहीं थी भी, फिर भी इतनी शानदार रचना की है। तो उत्तर के तुम तो बिल्कुल आसपास ही नहीं हो। ये वो बालक है जब गणित के गुरुजी कोई सवाल करवाते थे, कहते इसका उत्तर निकाल के दो। अब उत्तर आ रहे थे 0.123, अपने आ रहे 46,277। फिर ऊपर देख रहे हैं उत्तर कितना है। अच्छा सर ने प्रश्न चेंज कर दिया, चेंज नहीं किया, तेरे उत्तर इतने आ रहे हैं। अब सुनो भाई, भाषा आपने किसको कहा, भाषा कहते हैं विचार व्यक्त करने का साधन। तो ध्वनि और वर्ण का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। और आप कहते हो चलो शब्द में भाषा होती, क्यों भटके तुम, क्योंकि तुम्हें लगता है शब्द से अर्थ निकलता है। चलो मैंने बोला पाकिस्तान, अब बोलो मैं आगे क्या कहूंगा, तुम पता थोड़ी है। ये तो एक भोपा ही बता सकता है। भोपा समझते हो, कौन कौन नहीं समझता।
तैयारी कर लो, नहीं तो भोपे का लो, और जॉब नहीं है भारत में, ध्यान रखिए, भोपा ही बनना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ फिर भोपा ही है, ध्यान रखिएगा। हाँ सुनो आराम से, मेरे शब्द से तुम्हें यह नहीं पता चला कि मैं आगे क्या कहने वाला हूं। अगर मैं यही वाक्य बोलूं तो आपको तुरंत प्रभाव से समझ में आ जाएगा मेरे मन के विचार क्या है। तो अपने अंदर भाषा का विकास हमेशा कहां होता है? वाक्य में होता है, यह ध्यान रखिएगा। अब सुनो तसल्ली से, यहां से सवाल क्या आया था? सवाल यह आया था, ये जो मैंने आपको पद्धति लिखाई है, ये पद्धति ध्यान रखिएगा, सीधी सीधी याद रखना है। कौन सी प्रणाली है? संश्लेषण है। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। उदाहरण के लिए, मुख विवर से ध्वनि थी, 15 आपके पास वर्ण थे, 15 से शब्द कितने बनाए? 5 से वाक्य कितना बनाया? 1। ये तो हुआ छोटा रूप। अगर इसी को व्युत क्रम में लिख के इस तरफ से शुरू करता हूं तो वाक्य है 1, शब्द है 5, वर्ण है 15, ध्वनि का कोई मुद्दा ही नहीं है, छोड़ दो इसको। तो वो प्रक्रिया उल्टी चले तो वो क्या होगा? इसका विश्लेषण। और 18 का रीट का पेपर उठा के देख लेना, एक तो फर्स्ट लैंग्वेज में आया हुआ है, एक सेकंड लैंग्वेज में आया हुआ है। यहीं से पूछा हुआ है भाषा तत्वों का संश्लेषण और भाषा तत्वों का विश्लेषण, वो यहीं से सवाल आया हुआ है। तो भाषा के तत्वों की जानकारी ज्ञानात्मक उद्देश्य में होती है। नंबर 2 बात सुने, ज्ञानात्मक में और क्या पढ़ के चलना है वो सुनना। हाँ भाई, हिंदी गद्य की विधाएं। अब बेसिकली कुछ बच्चों को जानकारी है गद्य विधा क्या होती है, बाकी हो सकता है कुछ को जानकारी नहीं हो। गद्य विधा के अंतर्गत आपके एकांकी आता है, कहानी आती है, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, ये सारी जो चीजें आती है वो सब की सब किस्म आती है गद्य विधा में। इससे बाहर निकलती है तो केवल और केवल कौन? कविता। वो पद्य का हिस्सा है। पद्य बोले तो पदों में, पद बोले तो कविता में। अब सुनो धैर्य से, एकांकी, नाटक, कहानी आदि के तत्वों की जो जानकारी ली जाती है वो किसके अंतर्गत आती है? ज्ञानात्मक। मैंने अभी बताया, आरटेट में सवाल आया था, एकांकी के तत्वों की जानकारी विश्लेषण कहां पर होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य में होता है, याद रखिएगा। तीसरी बात सुनिए, हिंदी व्याकरण की समस्त प्रणालियां ज्ञानात्मक में। क्या व्याकरण तुम कविता में पढ़ा सकते हो? कविता में व्याकरण पढ़ाया जाता है क्या? नहीं। तो बस गांठ बांध लो, ये किसका हिस्सा है? व्याकरण। और गद्य की बात किस में करोगे? ज्ञानात्मक में 3 बातें छाप के चलो बढ़िया से। भाषा तत्वों का ज्ञान, नंबर 2 हिंदी गद्य विधाओं के तत्वों का विवेचन, और नंबर 3 किसकी बात है? हिंदी व्याकरण की समस्त प्रणालियां। हेडिंग डालो भाषा शिक्षण के उद्देश्य। और लिखिएगा भाषा शिक्षण के उद्देश्य, और इसमें लिखें उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ ऊपर की ओर ले जाना है। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ ऊपर की ओर ले जाना है। बिना उद्देश्य, लाइन चेंज करके, बिना उद्देश्य, बिना उद्देश्य मनुष्य कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता।
सफल नहीं हो सकता। लाइन चेंज करके लिखिएगा, जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार उद्देश्य पूर्व नियोजन प्रक्रिया है, पूर्व नियोजन प्रक्रिया है जो किसी क्रिया को संचालित करती है, किसी क्रिया को संचालित करती है या उसे क्रिया करने के लिए, उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद में लिखिएगा लाइन चेंज करके, पीडी भाटिया के अनुसार, पीडी भाटिया पीडी भाटिया के अनुसार उद्देश्यों के समाज में, उद्देश्यों के समाज में शिक्षक, उद्देश्यों के समाज में शिक्षक उस नाविक के समान, उद्देश्यों के समाज में बिना उद्देश्यों के, उद्देश्यों के समाज में बिना उद्देश्यों के, बिना उद्देश्यों के उस नाविक के समान होता है, उद्देश्यों के समाज में बिना उद्देश्य के उस नाविक के समान होता है, उस नाविक के समान होता है जो कभी अपनी मंजिल तक, कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है तथा छात्र उस नौका के समान है, छात्र उस नौका के समान है जो बिना पतवार के, बिना पतवार के लहरों के थपेड़ों से, लहरों के थपेड़ों से किसी भी किनारे को जा लगती है, लहरों के थपेड़ों से किसी भी किनारे को जा लगती है। अब लिखिएगा भाषा शिक्षण में, भाषा, लाइन चेंज करके, भाषा शिक्षण में दो उद्देश्य होते हैं, भाषा शिक्षण में दो उद्देश्य होते हैं। नंबर एक लिखे सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य लिखिएगा, सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत, उद्देश्यों के
अंतर्गत बालक को भाषा का भाषा का आधारभूत ज्ञान दिया जाता है, आधारभूत ज्ञान दिया जाता है, जिसमें स्पष्ट उच्चारण, उचित यति गति का प्रयोग, उचित यति गति का प्रयोग, भाषा का प्रसंग के अनुसार प्रयोग, भाषा का प्रसंग के अनुसार प्रयोग, तो उसके बाद में लिखे विशिष्ट उद्देश्य। लिखिएगा नंबर 1 ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक में लिखे भाषा तत्वों का ज्ञान करवाना, भाषा तत्वों का ज्ञान करवाना, अर्थात भाषा का संश्लेषण तथा, अर्थात भाषा का संश्लेषण तथा विश्लेषण सिखाना, संश्लेषण तथा विश्लेषण सिखाना, जैसे जैसे ध्वनि से वर्ण, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य निर्माण, शब्द से वाक्य निर्माण। दूसरा बिंदु लिखिएगा हिंदी गद्य की विधाओं का, हिंदी गद्य विधाओं का, हिंदी गद्य विधाओं का तात्विक विश्लेषण, तत्व में एक प्रत्यय, तात्विक विश्लेषण, तात्विक विश्लेषण ज्ञानात्मक उद्देश्य में होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य में होता है, जैसे एकांकी, नाटक, एकांकी, नाटक, कहानी, उपन्यास इत्यादि। इत्यादि। तीसरा लिखिएगा हिंदी व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की समस्त प्रणालियों का विवेचन, हिंदी व्याकरण की समस्त प्रणालियों का विवेचन, विवेचन ज्ञानात्मक उद्देश्य में होता है, ज्ञानात्मक
उद्देश्य में होता है। अब सुने दूसरी बात। दूसरा आता है साथियों आपके कौशलात्मक उद्देश्य। कौशल कितने होते हैं? अरे जिंदा हो को चले गए, अभी तो कुछ नहीं लिखाया, विधियां कल से शुरू होगी, है ना। अच्छा, किसी को लग रहा फिर ये क्या पढ़ा रहा, विधियां नहीं है तो। बिल्कुल नए बच्चे होते हैं वो पूछ लेते सर फिर 3 दिन से क्या पढ़ा रहे हो, विधियां तभी शुरू होनी है। विधियां अलग से पढ़ाएंगे बढ़िया से, 25-26 विधियां हैं, 2-3 दिन में पढ़ा दूंगा। बस तुम एकदम ऊर्जावान रहना, ये कसरत करते रहो 3-4 दिन ऐसे आराम से बढ़िया से। हाँ हाँ, ये जो अंगड़े वंगड़े ले रहे इन बुजुर्गों के लिए चाय की व्यवस्था करो भाई, बाहर कोई है तो, है ना, चाय वगैरह को और कुछ लेता है तो। हाँ सुनो आराम से, कौशलात्मक उद्देश्य की बात कर रहा हूं, तसल्ली से सुनना। बहुत साधारण सा कथन बनता है, साधारण सी बात आती है एग्जाम में इससे रिलेटेड। कौशलात्मक उद्देश्य में बस इतना सा याद रखिएगा, एक बालक में समुचित कौशल का विकास होना चाहिए। यह शिक्षक के नाते तुम्हारा परम कर्तव्य दायित्व होता है। कैसे? नंबर 1, बालक जब सुनकर अर्थ ग्रहण करे तो इसका मतलब है, ध्यान रखिएगा, कौशलात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होगी। सुनकर अर्थ ग्रहण करे, इसमें तुम्हारी क्या भूमिका होती है वो सुनो तसल्ली से। हम लोग जिस कक्ष में बैठे या जो ये वातावरण है, इसके बिल्कुल इर्द गिर्द भी स्कूल का वातावरण नहीं होता और इसको मानना भी नहीं है। कई टीचर्स क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाते समय वहां पर छोटा सा कक्ष होता है, बहुत कम बच्चे होते हैं, बहुत कम दायरा होता है। कुछ टीचर्स पढ़ाते समय इतना जोर से चिल्लाते हैं कि पास में बैठा बच्चा जो है वो ढंग से नहीं सुनता उसको। कुछ टीचर्स इतना शांति से पढ़ाते हैं, यूं लग रहा है बच्चे सोच रहे कि ये अभी तो मन में सोच रहा है, पढ़ाएगा बाद में, मतलब उच्चारण बाद में देगा, उस स्थिति में। तो इतना धीरे भी नहीं बोलना है, इतना तेज भी नहीं बोलना है। तो एक तो आपकी उच्चारणगत सहजता होनी चाहिए, दूसरी सहजता के साथ में उच्चारणगत स्पष्टता होनी चाहिए। आपका उच्चारण साफ होना चाहिए। आप बच्चों को ज्ञान दे रहे हो, आपको खुद को ही बोलना नहीं आता है, अपना ही उच्चारण साफ नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं, मेरी बात ही तुम सुन ही नहीं पा रहे हो सही तरीके से, या मेरा उच्चारण ही तुम नहीं समझ पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? जो तुम सुनोगे वही तुम लिखोगे, और जो लिखोगे वो पढ़ोगे, और जो पढ़ोगे वही तो तुम्हारे लिए परम तत्व वही होगा कि भाई हाँ ठीक है, यही होता सब कुछ बस। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सुनकर अर्थ ग्रहण करना। दूसरी बात, उच्चारण से अभिव्यक्ति सीखना। यह मैं 50 बार पहले ही बता चुका हूं। बालक को कक्षा में समुचित अवसर प्रदान करें। समुचित अवसर प्रदान करने का मतलब क्या है? सबको किताब पढ़ाएं, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई पीछे रह जाए। तीसरी बात, लिख कर अर्थ ग्रहण करना। ऐसा नहीं है कि अच्छा बोल रहे हो और किताब पढ़ा रहे हो, कलम चल ही नहीं रही है तो भी लेखन विकसित नहीं होगा, तो भी दोष है। और चौथी बात, पठन जरूरी है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। लेकिन ये 4 के बाद भी एक बात यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपसे पूछा जाता है कि लोकोक्ति और मुहावरों का अर्थ बताते हुए उनका प्रसंगा अनुसार प्रयोग करना किस उद्देश्य में आता है? कौशलात्मक उद्देश्य में आता है। ये कहानी लिखेंगे अपन कल।